हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई और हम सभी को पता है कि जो गिरावट का रीजन है वो ग्लोबल मार्केट है। यूएस की मार्केट पिछले कुछ टाइम से अच्छा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से यूएस में रिसेशन का एक डर बना हुआ है। तो जब हम इस डर की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में ये सिर्फ डर ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इस बात को कैसे समझा जाए कि विवेक भाई ये डर है या एक्चुअल में सब कुछ बर्बाद होने वाला है? क्या यूएस भी खत्म होने वाला है जैसे इंडिया के खत्म होने का डर लगता है? इसी तरीके से तो जब ये यूएस के मार्केट की वजह से इंडियन मार्केट बार बार गिरती है, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी ग्लोबल मार्केट की वजह से इंडियन मार्केट गिरे तो वो विद इन फ्यू डेज वहां से शार्प बाउंस बैक दिखाती है। तो यहां पर लेकिन हर बार मैं एक ही बात बोलूंगा, और विवेक भाई आपकी बात समझते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी डर लगता है। तो जो ये यूएस मार्केट को लेकर डर है, आज एक बार यूएस मार्केट को ही एनालाइज कर लेते हैं। एक बार यूएस इंडेक्स को ही एनालाइज कर लेते हैं और वहां की जो अंडरलाइंग कंपनीज हैं उनके प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी बैलेंस शीट, इन्हीं चीज को एक बार देख लेते हैं। तो मैं आपको इंडेक्स की सबसे पहले बात करते हैं, नेस्डेक इंडेक्स की बात करते हैं सबसे पहले। और यहां पर अगर हम देखें नेस्डेक इंडेक्स का क्या हाल रहा है पिछले कुछ टाइम में। एक बार लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे गया, अभी ऑलमोस्ट 32% डाउन चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ 32% डाउन नहीं है, बेसिकली इट हैड गॉन डाउन मच बिलो दैट। 33-34% तक डाउन गया था, लेकिन 33-34% डाउन जाने के बाद में अभी जो लाइफ टाइम हाई से डाउन है वो 31.35% डाउन है। इससे पहले कितना परसेंट डाउन गया? ये यहां पर 12% डाउन गया था। एक बार इससे पहले अगर हम चेक करने लगे तो 14% डाउन गया था। और अगर हम कोविड की बात करने लगे देन इट वाज डाउन बाय 30%। और उससे पहले एक बार हम इसका पूरा एनालिसिस कर लेंगे। 12%, उससे पहले यहां पर 23% से पहले कितना परसेंट डाउन गया? सो दिस इज 11% एंड बिफोर दैट दिस इज 12%। तो ऑलमोस्ट 11, 12, 13, 14% के आसपास डाउन जाता है। ये तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी, तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन इससे पहले जो एक सिग्निफिकेंट फॉल था 17.8%, उससे पहले फॉल था 19.18%, एंड बिफोर दैट दिस वाज ऑलमोस्ट 10%, बिफोर दैट दिस इज 8%, 8.5%, एंड हम यहां पर 2013 तक पहुंच गए। ध्यान रखना 10 इयर्स पहले आ चुके हैं। 7.49%, एंड हियर दिस इज 13.20%, और वी आर इन 2012 नाउ, 12.45%। बिफोर दिस इन 2011 द फॉल इज 16%। तो जब भी मार्केट इतनी गिरती है उसके बाद हम क्या देखते हैं? देयर इज ए इमीडिएट बाउंस बैक। 17%, 16%, 12%, 13%, 7%, 8%, 10%, 19, 17.8, 12.2, 11.85, 23, 12, एंड दिस टाइम कोविड के टाइम पर दिस इज 30%, नाउ 14 उसके बाद 11.8, देन अभी इस बार 34% तक डाउन गई है। और 34% तक डाउन जाने के साथ में हमने एक चीज और यहां पर समझ ली है कि अभी हम जो इससे पहले एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वहां तक नहीं गए थे। तो एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस में भी देख लेते हैं कि क्या हुआ, कितने परसेंट डाउन गई मार्केट, और उस टाइम पर भी क्या रीजंस थे। तो उस टाइम पर जो मार्केट डाउन गई थी, अगर हम पीक की बात करने लगे अक्टूबर 7 से लेकर, जो अल्टीमेट डाउन गई दैट वाज 54%। अभी 34% तक डाउन गई, तब गई थी 54%। और 54% से उससे पहले एक बार फिर से एनालिसिस शुरू करते हैं। दिस इज 17%, उसके बाद 17% से पहले दिस इज 14%। तो 30% डाउन जाना आम बात नहीं है। 16, 17, 18% तक ही चली जाती है। 30% तो ये रेयर केसेस में गई है। वी नो 2000 का जो फॉल था दैट वाज द आईटी बबल। और ये किस तरह का बबल बर्स्ट हुआ था? ये बबल कुछ इसी तरह का है जैसे हाल फिलहाल में 6 मंथ्स पहले हमने देखा था। जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज के आईपीओज आए, बहुत ऊपर लिस्ट हुए। मैंने सबको वार्न किया था, सारी ही वीडियोस में मैंने वार्न किया था कि ये लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को कैप्चर करके, सेल्स के नंबर्स को कैप्चर करके या यूजर्स के नंबर को कैप्चर करके इन्होंने अपनी वैल्यूएशन बढ़ाई हुई है। ये सस्टेनेबल नहीं है।
सेम थिंग यहां पर हुई थी 2000 में, जब आईटी बबल था कि जितने ज्यादा इंटरनेट के यूजर्स होंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के उतनी ज्यादा वैल्यूएशन होगी। नेट प्रॉफिटेबिलिटी का इस बात से कोई लिंक नहीं था। फाइनली नेट प्रॉफिटेबिलिटी ही विन करती है और बाकी सारी चीजें रखी रह जाती हैं। नंबर ऑफ यूजर्स कभी भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट होते हैं अगर उन नंबर ऑफ यूजर्स को एक्चुअली मोनेटाइज करके यहां पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी में बदला जा सके। लेकिन अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी में बदलना कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ यूजर्स के बेस पर वैल्यूएशन को ऊपर लेकर जाना है, तो यहां पर बात नहीं बनती। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। उससे पहले भी एक बार अगर हम नंबर देखें, 1990 तक मैंने ये सारी एनालिसिस की और वो सारी एनालिसिस के बेस पर हमें पता चलता है कि कितने परसेंट के आसपास का फॉल हुआ, 14%, देन दिस इज 13%, 13% से पहले दिस इज 27%, 27% से पहले 19%, 19 से पहले यहां पर 16% और 16 से पहले यहां पर 17, 18%। हम 96 में पहुंच चुके हैं, 96 से पहले 15% और अभी हम यहां पर 94 में हैं। 94 में जो फॉल था दैट वाज 16% और 16% से पहले दिस इज 15%। 93 में आ गए हैं हम, 93 से पहले 92, दिस इज 19%। तो यहां पर 30% का फॉल कितनी बार हुआ है? 1990 से लेकर 2022 की हम बात कर रहे हैं, 32 इयर्स का ये एनालिसिस है। 32 इयर्स में ऑलमोस्ट जो मैंने बड़ी गिरावट काउंट की है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 11 के बाद 12 13 14 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ऑलमोस्ट जितने नंबर ऑफ इयर्स हैं उतनी बार इतनी गिरावटें आई हैं। और इन सारी गिरावटों में हमने क्या चीज देखी है? जो 30% का फॉल है, 1 2 एंड उसके बाद में 3 और 3 से पहले हमारा ये फॉल आया था 2008 में और उससे पहले इतना बड़ा फॉल आया था ये 2000 में जब ये आईटी बबल क्रैश हुआ था। तो 32 इयर्स में 30% का फॉल सिर्फ 3-4 बार आया है और जब भी ये इतना फॉल आया उसके बाद में ये शार्प बाउंस बैक किया है। ऐसी कौन सी चीज होने वाली है जो लास्ट 32 इयर्स में जितना बेकार नहीं हुआ जो अभी होने वाला है? एक्चुअल में इससे पहले जब 32% दो बार गिरा है मार्केट, दैट वाज इन 2008 जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, लेमन ब्रदर्स वहां पर क्रैश हो गया था और बहुत सारी फाइनेंशियल बिग बैंक्स वहां पर क्रैश हुए थे। वो एक्चुअल क्रैश था, दैट वाज नॉट जस्ट ए रूमर और दैट वाज नॉट जस्ट ए वार्निंग दैट देयर मे बी ए रिसेशन गोइंग फॉरवर्ड और देयर मे बी कोलैप्स। देयर मे बी ए कोलैप्स ऐसी बात नहीं थी, देयर वाज द एक्चुअल कोलैप्स। और 2000 में जब आईटी बबल क्रैश हुआ था तब वहां पर कंपनीज में प्रॉफिटेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं थी। उन कंपनीज में सिर्फ नंबर ऑफ यूजर्स के बेस पर गेम प्ले हो रहा था, जैसे जोमेटो का है, जैसे स्विगी का है और जैसे इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज का आया था। cartrade.com का भी आया था यहां पर और पेटीएम का भी आया था एंड मैनी मोर। तो उन सबको लेकर मैंने वीडियो बनाई भी थी आप सबको समझाने के लिए कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। अब यहां पर अगर हम बात करने लगे तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद हमें क्या लगता है कि यहां से ये बस सब कुछ खत्म हो जाएगा एंड यूएस विल बिकम द जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका और कंट्रीज लाइक वेनेजुएला। हमें यह लगता है क्या कि 30% यहां पर पूरा क्रैश आने के बाद में 31% एक्चुअली में अभी भी 34% के बाद कि सब कुछ खत्म ही होता रहेगा? एक बार इसकी अंडरलाइन कंपनीज को भी हम देख लेते हैं और कंपनीज को देखते हुए सबसे पहले एप्पल को देखते हैं कि एप्पल अभी कितने परसेंट डाउन है और एप्पल कितने परसेंट डाउन गया था, उसके बाद में रिकवर हुआ और रिकवरी के बाद में उतना ज्यादा डाउन नहीं गया। सो इट वेंट डाउन बाय 27% बट राइट नाउ इट इज डाउन 13-14% ओनली। अगर हम पीक से भी लेने लगे देन दिस इज डाउन बाय 14.5%। और इसके अगर हम एक बार रिजल्ट्स को देखने लगे कि ऐसा क्या गलत हो रहा है रिजल्ट्स में, तो रिजल्ट्स में गए, स्टेटमेंट में गए और यहां पर हम ईयरली नंबर्स में हैं। तो ईयरली नंबर्स में अगर हम रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू इज कंसिस्टेंटली गोइंग अप, 214, 228, 265। 2019 में थोड़ा सा डाउन आया था, देन 274, इमीडिएटली यहां से रिकवर हुआ। उसके बाद में 2021 में फिर से रिकवर हुआ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स अभी और भी ज्यादा है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स इज द हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। अगर हम यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करने लगे, ग्रोस प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, अगर ग्रोस प्रॉफिट की बात करने लगे सो ग्रोस प्रॉफिट इज द हाईएस्ट एवर, $167 बिलियन।
उसके बाद जो डिफरेंस है यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद भी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 118 बिलियन डॉलर है। दिस इज द हाईएस्ट एवर। टैक्स से पहले का जो नेट प्रॉफिट है दिस इज हाईएस्ट एवर 117 बिलियन डॉलर। तो यहां पर गलत क्या है? देयर इज नथिंग रॉन्ग। हम एक और कंपनी की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर हम एडोबी की बात करते हैं, एडोबी कितने परसेंट डाउन है टॉप से? एक बार इस बात को अगर हम देखें तो आपको अजीब सा देखने को लगेगा। दिस इज 58.88% डाउन। दिस इज सच ए बिग नंबर एडोबी जैसी कंपनी के लिए। इसके एक बार फाइनेंशियल्स देखते हैं कि फाइनेंशियल्स में ऐसा क्या हो गया है। अगर हम ईयरली नंबर्स देखें देन रेवेन्यू इज हाईएस्ट एवर, ट्रेलिंग 12 मंथ्स इज द हाईएस्ट एवर 17 बिलियन डॉलर। उसके बाद में ग्रोस प्रॉफिट इज हाईएस्ट एवर 15.60, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 6 बिलियन डॉलर, दिस इज द हाईएस्ट एवर। प्री टैक्स इज 5.96 बिलियन डॉलर, दिस इज द हाईएस्ट एवर। एंड उसके बाद में नेट इनकम की बात करें, दिस इज ऑल्सो जस्ट 8.33% का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस डिफरेंस के भी रीजन से एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसकी जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है। यहां पर ग्रोस प्रॉफिट है हाईएस्ट एवर है विद ग्रोथ 12.51% का ग्रोथ है क्वार्टरली रेवेन्यू में, 13.3% का ग्रोथ है यहां पर प्रॉफिट्स में। जो ग्रोस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2.63% का ग्रोथ है, प्री टैक्स प्रॉफिट में 2.68% का ग्रोथ है। उसके बाद में यहां जो डिफरेंस है वो सिर्फ नेट इनकम का है, वो भी जरा सा इनकम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस है क्यों, इस बात को समझ लेते हैं। जो टैक्सेस हैं यहां पर ये डिफरेंस सारा का सारा टैक्स की वजह से है। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करने लगे, करंट क्वार्टर से लास्ट क्वार्टर की बात करने लगे और उससे पहले की बात करने लगे, 1.4 बिलियन डॉलर का जब प्री टैक्स प्रॉफिट था वहां पर टैक्स कितना लगा? 277 मिलियन डॉलर। और उसके बाद में अभी जब रेवेन्यू कम हो गई है तो टैक्स कितना लगा है? ज्यादा लगा है। तो ये टैक्स के रेट्स की वजह से डिफरेंस है। दिस डिफरेंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी और द ऑपरेशन और द प्री टैक्स नेट प्रॉफिट। इन सब चीजों का कोई लिंक ही नहीं है। और उन सब चीजों के बावजूद यहां पर रिजल्ट क्या है? द स्टॉक प्राइस इज डाउन बाय 58%। तो क्या ये खत्म होने वाला है? क्या ये ऐसे रुकने वाला है? एक बार हम इस चार्ट पैटर्न को अगर देखने लगे और थोड़ा सा पीछे जाके कि ये कितने पुराने प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 4 इयर्स के पुराने रेट पर ये चला गया है वीकली चार्ट जैसे ही हम करते हैं। उसके बाद मैं एक दो कंपनी जोड़ लेता हूं। फॉर एग्जांपल अमेज़न की हम बात करते हैं। अमेज़न टॉप से कितने परसेंट डाउन है? Amazon इज डाउन ऑलमोस्ट 37% नाउ। लेकिन ये कब तक कितना डाउन गई थी? दिस वाज डाउन बाय 46% रिसेंटली, लेकिन अभी भी 37% डाउन है। इसके भी एक बार रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट देखने के बाद में हमें पता चलता है व्हाट्स रॉन्ग। एक्चुअल में देयर इज नथिंग रॉन्ग। एनुअल रिजल्ट्स की बात करें, हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ्स नंबर्स है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। ग्रोस प्रॉफिट में कंसिस्टेंट ग्रोथ है, हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ्स नंबर्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रोथ है और हाईएस्ट एवर नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं है। अब अगर हम यहां पर जाते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या नजर आता है? रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में। अगर हम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करने लगे, 7.21% का ग्रोथ है। यहां पर जो ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस प्रॉफिट हमारा 12% से अप हुआ है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा यहां पर कम हुआ है। उसके रीजन क्या है? उसके रीजन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का यहां पर इंक्रीज होना और उसी हिसाब से सेम रेशो में रेवेन्यू का इंक्रीज ना होना, या फिर रेवेन्यू का इंक्रीज होना लेकिन सेम रेशो में ऑपरेटिंग एक्सपेंस का इंक्रीज नहीं होना, बल्कि उससे ज्यादा इंक्रीज होना। और उसका रिजल्ट निकलता है कि यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाता है। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करने लगे, मींस द अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, ये वही वाला सेक्शन है जो स्क्रीनर.इन में मैं अदर इनकम करके दिखाता हूं। मींस जो दिखाया जाता है वो यही एग्जैक्टली है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मींस अदर। इसमें जब हम अंदर जाते हैं, डिटेल में जाते हैं, अनयूजुअल इनकम एक्सपेंसेस। और ये अनयूजुअल इनकम एक्सपेंसेस क्या है? 8 बिलियन डॉलर का लॉस, वन टाइम लॉस, एंड 5.4 बिलियन डॉलर का लॉस। दिस इज ऑल्सो वन टाइम लॉस। इसकी वजह से जो हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट माइनस में गया है। अगर ये यहां पर 5 बिलियन डॉलर मींस जो अदर इनकम वाला सेक्शन है, अदर इनकम दिस वन, अगर ये 9 बिलियन और 6 बिलियन डॉलर का यहां पर लॉस नहीं होता तो यहां पर सेम प्रॉफिट फिर से आया होता, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ होता, लेकिन रेवेन्यू यहां पर अभी भी ज्यादा है। अब ये जो वन टाइम है, ये वन टाइम है किस लिए? ये किस चीज से है? ये वन टाइम एक्चुअल में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो रशियन मार्केट और यूक्रेनियन मार्केट और जो सप्लाई चेन की वजह से टेम्परेरी इंपैक्ट आया है,
ये उसकी वजह से है। और यहां पर भी रेवेन्यू कम होना शुरू नहीं हुआ है, रेवेन्यू इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग हियर। अब ऐसे में क्या किया जाता है, जब एक बार कोई पर्टिकुलर मार्केट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसकी वजह से वहां के ऑपरेशंस बंद करने लगे अक्रॉस द बोर्ड ऑल कंपनीज, तो उसके बाद में उनके खर्चे जो हैं वो इमीडिएटली खत्म नहीं होते। वहां के रेंटल्स जो जाते थे, वो जो लीज एग्रीमेंट्स होते हैं, वो इमीडिएटली खत्म नहीं होते। उनके स्टाफ को सेम डे नहीं निकाल दिया जाता, और स्टाफ को अगर वहां पर पिंक स्लिप दी भी जाती है, निकाला भी जाता है, तो भी कुछ मंथ्स की उनको सैलरी दी जाती है, उसको खर्चे में दिखाया जाता है, उसको वन टाइम एक्सपेंसेस में भी दिखाया जाता है। तो ये मींस ऐसा है क्या, यहां पर कुछ भी गलत नहीं है। ये सारा एक टेम्परेरी फेज है, और उस टेम्परेरी फेज की वजह से यहां पर जो ओवरऑल नेस्डेक में जो इंपैक्ट आया है 30% का फॉल, 32% का फॉल नाउ, जो कि 34-36% तक गया था। तो क्या ये नीचे रहने वाला है? ये नीचे नहीं रहने वाला, बिल्कुल भी नीचे नहीं रहने वाला है। और करंट में अगर हम यहां पर सपोर्ट की बात करने लगे, सो दिस इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, जो बार बार यहां पर आकर सपोर्ट भी लेता है, और ये सपोर्ट की एक बेसिकली रेंज है, दिस रेंज इज दिस। तो ये इस रेंज में यहां पर पहले भी आया है, अभी भी आया है, और मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी रीजन नहीं है। कंपनीज को देखते हुए कंपनीज के जो स्टॉक प्राइसेस हैं, दोज आर डाउन बिटवीन 20% टू 60%, 50%, और उनकी रेवेन्यू में बिल्कुल भी कमी नहीं है, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी नहीं है, उनके ग्रॉस प्रॉफिट में कमी नहीं है। या तो टैक्सेशन का इंपैक्ट है, या फिर अदर इनकम जो एबनॉर्मल लॉसेस हैं, वन टाइम लॉसेस हैं, उनका इंपैक्ट है, या फिर मार्जिन का थोड़ा सा इंपैक्ट है। उसकी वजह से मींस मार्जिन कम हुए थोड़े से, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज अभी भी हैं, और उसकी वजह से स्टॉक प्राइस का 50% डाउन हो जाना, इसको सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ये उस तरह की कंपनीज हैं जो पूरे वर्ल्ड पर राज करती हैं। ये कंपनीज इमीडिएटली ऐसे फ्लॉप शो दिखाने वाली नहीं होती, ये टेम्परेरी फेज है, टेम्परेरी फेज वापस से ठीक हो जाएगा। अब मैं एक चीज मानकर चलता हूं, अगर ये सारे सिनेरियो को ठीक होने में 1 साल भी लगता है, और 1 साल बाद दीज कंपनीज विल स्टार्ट पोस्टिंग द सेम नंबर्स, सेम मींस प्रॉफिट मार्जिन्स इवन आफ्टर 1 ईयर, तो जो स्टॉक 100% से मींस टॉप से 30% गिरकर 70% पर रह गया है, ये 70 से जब वापस से 100 पर जाएगा तो 42% का ग्रोथ है, और जो 50% गिर गया है उसमें 100% का ग्रोथ है, और जो 67% गिर गया है उसमें 200% प्रॉफिट का ग्रोथ है। अब ये सारे प्रॉफिट आने में, अगर सब चीजें नॉर्मल होने में 2 इयर्स भी लग जाए तो भी बहुत बड़े प्रॉफिट होते हैं। और ये एक्सपेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है दैट मार्केट विल स्टार्ट मींस दिस नैस्डैक विल स्टार्ट टेकिंग हिटिंग द लाइफ टाइम हाई इमीडिएटली विद इन नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ्स। तो उतना एक्सपेक्ट की जरूरत ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं जिगजैग वे में धीरे धीरे चलने दो, इंडिविजुअल स्टॉक्स में यहां पर चार्ट पैटर्न्स बनते रहेंगे, वहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी, और यहां जब नेस्डैक सपोर्ट पर नजर आता है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, इंडियन मार्केट में जो डर है वो निकल जाएगा। वैसे भी इंडियन मार्केट का इन नेस्डैक कंपनीज से सीधा सीधा कुछ भी लिंक नहीं है, बारिंग फ्यू आईटी कंपनीज और इंडियन आईटी कंपनीज, बेसिकली इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज। इंडिया में आईटी कंपनीज है नहीं, इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज हैं। तो ये आईटी सर्विसेज कंपनीज जो टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सब ऑलरेडी हिट ले चुकी हैं 30-35%, 40%, विप्रो तो 50% के आसपास डाउन है, ये ऑलरेडी हिट ले चुकी हैं। बस इतना हिट होना था क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ऐसा कुछ कमी नहीं आई है। प्रॉफिट, मैंने एक वीडियो बनाई भी थी टीसीएस को लेकर, प्रॉफिट बढ़े हैं, सिर्फ बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। और जब चीजें फिर से ठीक होंगी तो यहां भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, खर्चे यहां भी कंट्रोल कर लिए जाएंगे। क्योंकि जब कंपनी किसी एक्सपेंशन मोड में होती है, ध्यान से समझ ना, तो वो अपने खर्चे लगातार बढ़ा रही होती है इन द एंटिसिपेशन दैट गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 2 मंथ्स दे विल गेट मोर बिजनेस। और अगर वो मोर बिजनेस आना बंद हो जाए किसी भी रीजन से, तो उस क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े से ट्रिम हो जाते हैं, नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि खर्चे तो बढ़ा लिए कि आगे चल के और बिजनेस आएगा, लेकिन बिजनेस आया नहीं। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, या तो एक्सेस स्टाफ को निकाल दिया जाएगा, या फिर जो ग्रोथ आएगी, थोड़ी बहुत ग्रोथ आएगी, उसी में इस स्टाफ को यहां पर एकोमोडेट कर लिया जाएगा और न्यू हायरिंग बंद कर दी जाएगी। बस यही तो समझदारी दिखानी होती है, और ये समझदारी सारी कंपनीज दिखाती हैं, तभी वो पिछले 20 ईयर्स से, 10 ईयर्स से, 15 ईयर्स से, 30 ईयर्स से दुनिया पर राज कर रही हैं। इंडियन आईटी कंपनीज मींस इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज इंडिया पर राज कर रही हैं, और ये राज करती रहेंगी। हमें सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। मार्केट में जब भी बैड न्यूज होती है तभी अच्छी कंपनीज नीचे आती हैं, अच्छी न्यूज के साथ अच्छी कंपनीज कभी नीचे नहीं आती। तो और अगर कभी आ भी जाए तब भी आप लोग फिर डाउट ही करोगे कि यार कुछ तो गड़बड़ है, दैट्स व्हाई मींस कुछ नजर नहीं आ रहा है, शायद हम ही कुछ मिस कर रहे हैं। अदरवाइज जब ये स्टॉक
स्टॉक्स लगातार नीचे जा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, तो शायद तूफान आने से पहले की गिरावट है, तूफान आएगा। इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। अगर स्टॉक्स नीचे हैं, अच्छी कंपनीज हैं, सस्ते प्राइस पर हैं, ले लो और लेने के बाद में होल्ड करके बैठो। विद इन 1 ईयर यू विल बी मेकिंग गुड प्रॉफिट। और यही करके आज तक मेरे भी प्रॉफिट बने हैं। बात ये आती है विवेक भाई पहले से सारे पैसे लगे हुए हैं, तो मंथली अपनी सैलरी आने का वेट करो, बिजनेस से सेविंग होने का वेट करो, और वेट होने के बाद में अगर तब भी स्टॉक प्राइस नीचे लगे तो उस पैसे को लगा दो, और अगर वापस से ऊपर आ जाए स्टॉक प्राइस तब तक, तो उससे अच्छी कुछ बात ही नहीं है। तो फिर देखते रहिए, मजे करते रहिए। सब्सक्राइब करना, दोस्तों का शेयर करना, लाइक करना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।